अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका और ईरान के दरमियान धमकियों का तबादला और पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, इलेक्शन की गहमागहमी के मुख्तलिफ पहलुओं पर आज के शो में कई रिपोर्ट शामिल हैं। और इन रिपोर्ट्स में आपके लिए क्या कुछ शामिल होगा उसकी एक झलक देखते हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान की नई हुकूमत को विरासत में मिलने वाले कुछ अहम मसाइल पर नजर, इंतखाबी मैदान में उतरने वाले कुछ तवज्जो तलब उम्मीदवार, पानी की बहुत किल्लत है वो हल करें, और इंतखाबात के नताइज से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की उम्मीदें। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर हसन रूहानी के दरमियान सख्त जुमलों के तबादले से। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर ईरानी सदर को मुखातिब करके कहा है कि अमेरिका को दोबारा कभी धमकी ना दी जाएगा, वरना आपको ऐसे नताइज भुगतने पड़ेंगे जो तारीख में कम ही किसी ने भुगते हैं। हम अब एक ऐसा मुल्क नहीं रहे जो आपके गैर मंतकी और तशद्दुद आमेज लफ्ज़ों को बर्दाश्त करे। अमेरिकी सदर के इस बयान से पहले ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरानी सफारतकारों से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका को इल्म होना चाहिए कि हमारे साथ अमन कायम किया तो बेहतरीन अमन होगा और जंग हुई तो वो भी बदतरीन होगी। इस वक्त मजीद तफसीलात के साथ हमें ज्वाइन किया है नदीम याकूब ने। नदीम, ये सख्त जो बयानात हम देख रहे हैं ये कैसे वक्त में सामने आए जब अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने ईरान से मुतल्लिक एक पॉलिसी खिताब किया है? उस खिताब में उन्होंने ईरान की क़यादत को क्या पैगाम दिया? सारा, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी ईरानी कम्युनिटी आबाद है। इतवार को उनसे खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने ईरानी हुकूमत और मुल्क की मजहबी क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें माफिया से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि ईरान में हुकूमत वहाँ के अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। ईरानी मईशत की सूरत हाल के बारे में तल्ख सतम ज़रीफ़ी ये है कि ईरानी हुकूमत अपनी जेबें गर्म कर रही है, जबकि अवाम मुलाजमतों के मौक़े और इस्लाहात के लिए तरस रहे हैं। ईरानी मईशत तरक्की कर रही है, मगर सिर्फ उनके लिए जो बरसरे इक़्तिदार तबके के साथ मुंसलिक हैं। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरानी तारकीन वतन को अपने आबाई मुल्क में जारी एहतजाजी तहरीक की हमायत करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा के बकौल ईरानी हुकूमत के बेतहाशा जराइम और खिलाफ वर्जियों पर ट्रंप इंतज़ामिया अब खामोश नहीं रहेगी। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह आवाम की दौलत को दहशत गर्दी और दूसरे मुल्कों पर अपना नज़रिया मुसल्लत करने पर खर्च कर रही है। ईरानी हुकूमत ने पिछले 4 अशरों में ईरानी मईशत के तमाम अनासर, पॉलिसी और सियासी ज़िंदगी को ईरानी इनकलाब के मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। इनकलाब के हसूल में ईरानी अवाम की खुशहाली, आज़ादी और सिक्योरिटी हुकूमत के लिए काबिल कबूल हादसा है। इस साल मई में अमेरिका ने ईरान के साथ जोरी मायदे से खुद को अलहदा कर लिया था। अमेरिका के इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अलावा रूस और चीन अब तक इस मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं और उनके एतराज़ात के बावजूद वाशिंगटन की जानिब से एक बार फिर ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लागू होने वाली हैं। जी सारा। और तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि माइक पॉम्पियो ने एक तरफ इस खिताब में ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता भी कुछ खुला रखा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। नदीम याकूब, थैंक यू फॉर दिस रिपोर्ट। और अब पाकिस्तान, जहां पोलिंग डे तकरीबन 36 घंटे दूर है। इलेक्शन मुहिम में मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर तो बहुत बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत को खारजा पॉलिसी के बार से भी कुछ मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। वाशिंगटन में इन मामलात को कैसे देखा जा रहा है, इसका जायजा पेश कर रहे हैं अमान अजहर। अब जबकि पाकिस्तानी वोटर्स और बैलेट बॉक्सेस के दरमियान सिर्फ घंटों ही का फासला रह गया है, सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तवज्जो का मरकज ज़्यादातर मकामी और दाखिली मामलात हैं। लेकिन साल 2018 के इलेक्शन ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से कई चैलेंजों का भी सामना है। भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सफारती कशीदगी नई हुकूमत के लिए पहला चैलेंज होगी कि वो उन ताल्लुकात में बेहतरी के तरीके ढूंढे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने का चैलेंज भी मौजूद है। पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए भारत पर मरकूज फॉरेन पॉलिसी से आगे जाने के मौके मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान CPEC से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जिसके जरिए वो आलमी मईशत से जुड़ सकता है।
integrates or has the potential to integrate Pakistan into the global economy. न्यू अमेरिका फाउंडेशन से मुंसलिक शमाइला चौधरी के लिए ये मामला महज पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात का ही नहीं बल्कि मुल्की शनाख्त का भी है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को दुनिया में अपनी शनाख्त पर काम करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान खासा तनहा है, खुसूसन अमरीका से ताल्लुकात के तनाजुर में, जिसके बाइस दीगर मुल्कों को ये पैगाम जाता है कि वो पाकिस्तान के बारे में मोहतात रहें। चीन और अमरीका से ताल्लुकात भी बहुत अहम होंगे और जो कोई भी हुकूमत में आएगा उसको ये मालूम होगा। जहां भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान समेत कई ममालिक से ताल्लुकात की नौयत नई हुकूमत के लिए खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बड़ा चैलेंज होगी, वहीं खारजा ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकने वाले दूसरे इश्यूज भी एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। पाकिस्तान को फिल वक्त इक्तिसादी मुश्किलात दरपेश हैं, जैसे कि फॉरेन रिजर्व्स की मौजूदा सूरत हाल या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे मसाइल। इसका मतलब ये है कि उन्हें शायद IMF के पास जाना होगा और वो पहले ही IMF से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज भी माली मामलात से मुतल्लिक है और वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फैसला, जिसके बायस बैंकिंग का शोबा और गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होगी। इसका मतलब है कि नई हुकूमत बैनुल अक़वामी बरादरी और खुसूसन खित्ते के दूसरे ममालिक को दहशतगर्द ग्रुपों और दहशत गर्दी की माली मुआवनत जैसे मामलात पर कैसे मुतमईन करते हैं। इससे कतई नज़र के पाकिस्तान में हुकूमती इख्तियार किसके पास जाता है, एक बात तो वाज़ेह है कि नई हुकूमत को इक्तिसादी और मालियाती शोबों के अलावा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी खासा काम करना होगा। और ये बात भी तवज्जो तलब है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत खारजा पॉलिसी के मामलात में किस हद तक बाइख्तियार होगी। अमान अज़हर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। खारजा पॉलिसी की हमने बात की तो अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी के तहत दोनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप्स का पहला इजलास कल काबुल में हुआ और पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की क़यादत में 28 रुकनी वफ़द ने काबुल का दौरा किया, जिसमें वज़ारत खारजा, दाखिला, फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा हिकमत खलील करज़ई कर रहे थे। इस मुश्तरका एक्शन प्लान के तहत इंसदादी दहशत गर्दी, अमन मुसालहत, पनाह गज़ीनों की वापसी और मुश्तरका इक़्तिसादी तरक्की और सरहद की निगरानी से मुतल्लिक़ मामलात हल करने की कोशिशें की जाएंगी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब बाज़ इत्तलात के मुताबिक तालिबान और अमरीकी ओहदेदारों में बिलवास्ता बात भी सामने आ रही हैं, अगरचे तालिबान और अमरीकी ओहदेदारों ने इसकी तस्दीक नहीं की है। पाकिस्तान को दरपेश एक मसला जो मुल्क के अंदरूनी हालात और खारजा पॉलिसी दोनों पर ही गहरे असरात डालेगा, वो है पानी का मसला। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इसकी परेशान कुन तस्वीर सूबा बलूचिस्तान में नुमाया है, जहां क्वेटा समेत बेशतर इलाकों को पानी की शदीद कमी का सामना है। लेकिन क्या वहां सियासी जमातें कोई हल भी लेकर आ रही हैं? जानते हैं क्वेटा से मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। जिला कच्ची के इलाके बाग में ये लोग पीने के साफ पानी की तलाश में हैं। इनमें से 10वीं जमात के मोहम्मद अनवर की कहानी इसलिए ज़रा मुख्तलिफ है कि इन्होंने अपनी तालीम सिर्फ इसलिए छोड़ी कि इन्हें अपने घर के लिए रोज़ाना 5 किलोमीटर के फासले से पानी लाना पड़ता है। पानी हमारे शहर में नहीं है, हम काफ़ी दूर से आते हैं, 5 किलोमीटर दूर से गधेराड़े पर सारा दिन पानी लाकर अपने जानवरों को पियाते हैं और वो प्यास की वजह से भूखे मर रहे हैं। मैं 10th जमात में पढ़ता था पहले, अभी पानी की वजह से गधेराड़े पर आ गया हूँ क्योंकि घर में पानी पीने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं पानी भर रहा हूँ। क्वेटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बारिशें कम होने और बेतहाशा ट्यूबवेलों की तनसीब के बायस ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुकी है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान भी आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि चंद सालों तक अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो क्वेटा में पानी नापैद हो जाएगा और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर होंगे। क्वेटा के लिए जो एस्टिमेशंस है, माहिरीन की जो प्रेडिक्शंस है, वो ये कि अगर हालात नहीं संभले, वार फुटिंग पे जो है ना हमने इक़दाम नहीं उठाए तो क्वेटा में मास माइग्रेशन हो सकती है। बड़ी वजूहात में से एक तो क्लाइमेट चेंज लिंक जो ड्राउट चल रहे पिछले 15-20 साल से, वो एक बड़ा रीज़न है। और दूसरा जो है ना, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसकी मिसमैनेजमेंट है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में इन दिनों इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। ऐसे में सियासी जमातें अपना मंशूर आवाम के सामने रख रही हैं।
ان میں سے زیادہ تر سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ کر صوبے میں قلت آب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیمز بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان میں ایک سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا بھی سب سے بڑا ایشو جو ہے، ون آف دا بگیسٹ ایشو، وہ ہے پانی کا۔ یہاں پہ ہم ایکسپرٹیز بلا سکتے ہیں، بہت سارے ایسے فرمز ہیں جو پانی پرزرویشن پہ جنہوں نے دنیا میں بھی کام کیا اور پاکستان میں بھی کام کیا ہے، اور ایسی ٹیکنالوجیز کو ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اپنانا ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے ہاؤس ہولڈ پہ ٹرانسفر بھی کرنا ہے۔ عوام کے سامنے رکھے گئے سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کا منصوبہ سر فہرست تو ہے، مگر عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ کر ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ پاکستان میں الیکشن سرگرمیوں سے متعلق خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں ہم نے آپ کے لیے الیکشن 2018 کے نام سے ایک حصہ بھی تشکیل دیا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق کچھ دلچسپ رپورٹس ابھی باقی ہیں، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں پر ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ویو میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں اتوار کی رات شوٹنگ کے ایک واقعے کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 13 افراد زخمی ہو گئے۔ کینیڈا کی پولیس کے مطابق حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پرتشدد کارروائی کے محرکات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ موجودہ سال میں کینیڈا میں پرتشدد کارروائیوں میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جن کے پیچھے مقامی انتظامیہ کے مطابق منظم گروہ کام کر رہے ہیں۔ اسپین کے عہدیداروں نے بحر روم کو عبور کر کے یورپی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 800 کے قریب تارکین وطن کو بچایا ہے۔ اسپین کے کوسٹ گارڈز نے شمالی افریقہ اور یورپی یونین کے درمیان سمندر میں پھنسی ایسی کئی کشتیوں سے لوگوں کو نکالا، جن میں گنجائش سے کہیں بڑی تعداد میں افراد سوار تھے۔ اٹلی کے بعد اب اسپین شام، افغانستان اور شمالی افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کا ترجیحی مقام بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال 18,000 مہاجرین اسپین میں پناہ کی خاطر آ چکے ہیں۔ جولائی کے آغاز سے شروع ہونے والی شدید گرمی کی لہر سے جاپان میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 12,000 افراد کو لو لگنے سے علاج کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صرف ہفتے کے روز 11 افراد گرمی کی شدت سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جاپان کی تاریخ میں گرمی کی شدید ترین لہر ہے۔ کئی شہروں میں درجہ حرارت 41 سیلسیس سے بڑھ گیا ہے۔ گرمی کی شدت مزید کئی روز جاری رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایات کی گئی ہے۔ پسند اور قلعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شمولیت پر سوال بھی اٹھا رہی ہے۔ پاکستان میں کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کی روک تھام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے نظریات کی حامل تنظیموں کو سیاسی دھارے میں لایا جائے، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ ایسی تنظیمیں پھر اعتدال پسندی کی جانب راغب بھی ہو جائیں گی۔ ووٹرز ان امیدواروں کی حمایت بہرحال کیوں کر رہے ہیں جن کے ساتھ قلعدم تنظیموں سے منسلک افراد کھڑے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے تابندہ نعیم نے اسلام آباد کے حلقہ N53 میں ایک انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ بظاہر منظر ویسا ہی ہے جیسا ہر عوامی انتخاب سے قبل دکھائی دیتا ہے۔ یہ جلسہ ہے ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری سعید گجر کا، جو تحریک اللہ اکبر کی طرف سے انتخابی میدان میں کامیابی کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ جلسہ گاہ کی دونوں اطراف بنائی گئی کپڑے کی عارضی دیواروں پر علاقے کی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے پارٹی امیدوار کے حق میں خیر مقدمی بینر آویزہ ہیں۔ اسلام آباد کے 55% جو لوگ ہیں جو مختلف کچی بادیوں اور مختلف علاقوں سے ہیں، وہ تقریباً ملی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ملی مسلم لیگ نے مسیحیوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سلوک کیا ہے، ان کو پانی کی سہولت دی ہے اور ان کے اور کچھ مسائل حل کیے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ کتنے عرصے سے امیدوار یا اس کی پارٹی کے حامی ہیں۔ ارشد جاوید کا کہنا تھا صرف 1 مہینے سے۔ مجمع میں عورتوں کے لیے پردے کا الگ انتظام ہے۔ خاتون سیاسی کارکن کہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں تقریباً 100 خواتین موجود ہیں جو چودھری سعید کو منتخب کرانے کے لیے صبح شام گھر گھر جا کر کنوینسنگ کر رہی ہیں۔ قلعدم جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید خود امیدوار کے حق میں تقریر کرنے جلسہ گاہ پہنچے ہیں۔ ان کی تقریر میں جیل میں بند نواز شریف اور سرحد پار موجود دشمنوں کا ذکر ہے، مگر انہوں نے مسلم لیگ نواز کے سوا کسی اور سیاسی جماعت پر تنقید نہیں کی۔ جو لیڈر آج جیل میں ہے، جب اس نے مجھے گرفتار کروایا بیرونی دباؤ پر، تو میرے حق میں جو بڑے بڑے جلوس نکلے وہ سندھ کے ہندوؤں نے جلوس نکالے۔
हमने चौधरी सईद से पूछा कि वो अपने इंतखाबी जलसे में एक ऐसे शख्स की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत पर क्या महसूस कर रहे हैं जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी दुनिया दहशतगर्द करार देती है। और वो अगर आ रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ उनकी मेहरबानी है, और अगर किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी है या किसी से कोई इशू है तो हमारी अदालतें मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हलके में तहरीक अल्लाह अकबर के उम्मीदवार का मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान से है। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर मजहबी जमातें इंतखाबात में कभी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकें। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। 5 साल जमहूरी निज़ाम के उतार चढ़ाव और कारकर्दगी से बाज़ लोग इस कदर मायूस हो जाते हैं कि खुद ही तब्दीली का नारा लगाते इंतखाबात में हिस्सा लेने की ठान लेते हैं। आइए मिलते हैं लाहौर से इंतखाबी मैदान में उतरने वाले कुछ नए आज़ाद उम्मीदवारों से। पाकिस्तान में इन दिनों जहां इंतखाबी मुहिम पर खूब पैसा लुटाया जा रहा है, वहीं लाहौर के हलका NA 135 से PP की सीट का उम्मीदवार इरफान अली मोटरसाइकिल और साइकिल पर अपनी मुहिम चला रहा है। अगर आपके पास अरबों रुपया होगा, प्राडो और पजेरो होंगी, कोई 20 गनमैन होंगे तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अवाम को कि हम 90% गरीब गुरबा हैं। हम अगर इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और पाकिस्तान में एक नई सियासत का आगाज करें। प्रिंटिंग फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम करने वाले इरफान अली मैट्रिक पास हैं, लेकिन उनका ये नजरिया सालों से जाती हैसियत में इलाका मकीनों के हकूक के लिए भाग दौड़ करते हुए परवान चढ़ा। ना तो यहाँ विजन है हमारे हुक्मरान तबके का और ना आम लोग हो सकते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा कुछ नई सियासी जमातों ने भी कदम रखा है। इनमें से एक पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट है, जिसके चेयरमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हारून ख्वाजा हैं। उनका दावा है कि उनके पास पाकिस्तान के हालात सुधारने का मंसूबा है। ना मैं किसी से वोट मांग रहा हूँ। वाहिद पार्टी है जिसके पास हल है। 36 महीनों में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम पाकिस्तान की किस्मत टर्न अराउंड कर देंगे, इसकी डबल डिजिट के ऊपर ले जाएंगे ग्रोथ को। हमारा क्या कसूर है, वही क़यादत चली आ रही है। सबसे पहले तो नया चेहरा, नंबर 2 मिडिल क्लास से, नंबर 3 पढ़ा लिखा और नंबर 4 प्रेफरेबली यूथ से हो। खजूर के दरख्त के निशान तले पार्टी की 39 टिकटों में से एक पर ताजिर तारिक महबूब भी मैदान में उतरे हैं। आज हम लोग घरों से निकल के असम्बलियों में ना पहुंचे तो ये मुल्क बेच जाएंगे। वो सरमाए के साथ कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर अपने मंशूर के साथ कैंपेन कर रहे हैं। हमें एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है अवाम की, दोस्तों की। 2013 में कौमी असम्बली के 22 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनकी जीत का औसत मार्जिन 13,201 वोट रहा, जबकि जमात के टिकट पर जीतने वाले औसतन 32,758 वोटों के फर्क से जीते। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों के मुकाबले में जीतना ज्यादा मुश्किल, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वोटर को किसी का भी पैगाम मुतासिर कर सकता है। सियासी जमातों के लिए भी वैसे तो हर शहरी अहम है इस इलेक्शन में, लेकिन इस मरतबा कराची से कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी तीनों इस शहर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कराची की इंतखाबी मंजरनामे पर देखते हैं मोहम्मद साकिब की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तिजारती और मुआशी सरगर्मियों का मरकज कराची, सियासी लिहाज से भी हमेशा ही अहमियत का हामिल रहा है। लेकिन 3 दहाइयों बाद इस बार शहर में आम इंतखाबात में बेयकीनी की फजा है। शहर की 21 कौमी और 44 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी के मुख्तलिफ अंदाजे और तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। 1988 के बाद से पहले इंतखाबात होंगे जो माजी के मुकाबले में बहुत हद तक मुख्तलिफ होंगे। इसकी बुनियादी वजह MQM के जंगजुओं का पर्दाए सीमी पे ना होना, MQM का तंजीमी तौर पे कमज़ोर पड़ जाना या बिखर जाना है, तो ये बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट टूट फूट का शिकार है, तो इसका फ़ायदा जो है वो 2-3 जमातें उठा सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से जब MQM बहुत ज़्यादा मजबूत भी थी तब भी पीपल्स पार्टी यहाँ से 2 या 3 नशिस्तें जीत जाती थी, तो तहरीक इंसाफ यहाँ से एक बड़ी जमात बन के उभर सकती है।
मुल्क की 3 बड़ी जमातों समेत 7 जमातों के सरबराह बजाते खुद कराची से मैदान में उतरे हैं। क्योंकि कराची रिप्रेजेंट करता है, कराची चेहरा है पाकिस्तान का, इसलिए ज़रूरी है कौमी रहनुमाओं के लिए कराची आए और यहाँ एतमाद का वोट हासिल करें। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में कराची से 81 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं और ये वोट हर सियासी जमात के लिए अहमियत के हामिल हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि कराची को दरपेश अमन व अमान, सियासी व मुआशी और सबसे बढ़कर जिन बल्दियाती मसाइल का सामना है, इन्हें हल करना मुंतखब क़यादत के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम न होगा। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी तो आप देख ही रहे हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की भी मुल्क के अंदरूनी और खारजा मसाइल पर पूरी नज़र है। वो नई आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जानने के लिए निकले अंजुमन आपटे। न्यूयॉर्क के कॉनी आइलैंड पाकिस्तानी अमरीकी चाहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी जीते, नई गवर्नमेंट का फोकस आम आदमी की खुशहाली पर होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है कि कारखाने डेवलप करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कुछ और इस तरह करे कि लोगों को रोज़गार का मौका मिले। बस बिजली की प्रॉब्लम है वो हल करे, खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है वो हल करे, पानी की बहुत किल्लत है वो हल करे। मेकिंग श्योर दैट पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग इन अ राइट मैनर, कि रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन बन रही है, ताकि अगर आप लोगों के लिए सहूलतें खोल रहे हो, स्कूल्स और एजुकेशन और क्या जॉब्स के लिए। CPEC का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको मुकम्मल होना चाहिए। करप्शन पर काबू पाने की जरूरत पर भी लोग जोर दे रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोलिशन आती है, उन्हें एहतसाब करना चाहिए, इनकी जो बैरून मुमालिक सिरे माल हैं या प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त करें और सारा जो है वो पैसा वापस पाकिस्तान में ले जाया जाए। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई गवर्नमेंट अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगी। चाइना है और ईरान है और इंडिया है, इसके साथ मिल के एक अच्छे तरीके से एक वायबल फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जो दूसरे मुल्कों के साथ भी अच्छा हो। अमेरिका के साथ अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज के। बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्हीं की वजह से एक हद तक मुल्क जो है ना वो चल भी रहा है। ऑन द अदर हैंड जो ओवरसीज के लोग हैं उनको जो है ना वो टोटली इग्नोर किया गया है। भाई हमें पहले तो राइट ऑफ वोट दें, दूसरा यह कि हमें राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में। अंशुमान आपटे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। ये था हमारा आज का शो। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, और उसके अलावा इलेक्शन से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबरों और अहम मालूमात के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट उर्दू। को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।